1, 2. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस कुछ दिन वीडियोस नहीं आए, थोड़ा प्रॉब्लम था, पर अभी सब कुछ ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हम लोग चूंकि, तो अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? साइंस के बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मेजरमेंट पढ़ा था। तो मेजरमेंट वो राशि होती है जो कि मेजरमेंट के थ्रू हमने यूनिट्स को भी देखा था। तो यूनिट्स जो है वो मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स के टाइप्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो दोनों प्रकार के यूनिट्स होते हैं वो किस तरह से इनको अटैच करते हैं आपस में, और किस तरह से सिंबलाइज करते हैं, जिससे कि हम यूनिट्स देख के ही बता सके कि मेजरमेंट क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज हम लोग ये देखते हैं कि यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं यूनिट्स में किस किस डेराइव्स को यूज करके हम मेजरमेंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के दो टाइप होते हैं। पहला पार्ट होता है मूल और दूसरा होता है व्युत्पन्न। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स है क्या। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, मतलब भौतिक राशि के मानक को व्यक्त करने के लिए क्या कहते हैं? हम कुछ मानकों का प्रयोग करते हैं। वो मानक जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, वो फ्री स्टेट में रहते हैं। तो ऐसे मानकों को हम मूल मात्रक बोलते हैं। अब जैसे क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहले इसमें आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या? मास। दूसरा नंबर आता है इसमें लंबाई, और तीसरा आता है समय। तो गाइस समय का यूनिट सेकंड होता है। सब में जितने भी प्रकार के डेराइव्ड हो या फिर फंडामेंटल हो, सब में समय का यूनिट क्या होता है? सेकंड। लंबाई का इसमें यूनिट क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और समय का सेकंड होता है। तो अब ये तीनों फंडामेंटल है, तो साहब अब इसमें बात ये आ जाती है कि जब ये फंडामेंटल है तो फिर मूल मात्रक कौन है? मूल मात्रक के डिसाइड्स में व्युत्पन्न को क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इनको ही डिस्क्राइब करता है कौन? व्युत्पन्न मात्रक। तो इसलिए हमको इनके बाद तुरंत हम ये पढ़ते हैं कि डेराइव्ड है क्या। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट में सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेराइव्ड में कौन कौन आते हैं। तो डेराइव्ड में आता है हमारा, सबसे पहले आता है फोर्स, प्रेशर, वर्क, और एक आता है खैर फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन, प्रेशर का होता है पास्कल, और वर्क का होता है जूल। ठीक है, और एक विभव भी होता है। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो इन चारों को हम किस में पढ़ते हैं? डेराइव्ड में पढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि जब इनको हम मूल में और इनको डेराइव्ड में पढ़ लेते हैं तो बचता क्या है हमारा? फिर आता है इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम इनको क्लासिफाई करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि किन किन पार्ट्स में ये क्लासिफाई हो पाते हैं। तो इनको चार पद्धतियों में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, पहली पद्धति होती है सीजीएस, ठीक, और दूसरी पद्धति होती है एमकेएस, तीसरी होती है एफपीएस, और चौथी एसआई। तो अब बात यह थी कि इन चारों का वर्गीकरण किस बेस पे होता है। तो सीजीएस में, जो सीजीएस है यही इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मैंने पहले ही बताया था टाइम का हर जगह कांस्टेंट होता है क्या? मान, सेकंड। और बाकी जो दो के वो बदलते रहते हैं। तो लंबाई का मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। फंडामेंटल यूनिट्स में मीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाता है। और जो ग्राम है वो किसका है? मास का। मतलब द्रव्यमान का वहां किलोग्राम था, यहाँ ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सीजीएस पद्धति है। अब सीजीएस पद्धति को संशोधित करके, अमेंडमेंट करके, और परिष्कृत वर्ड बना क्या? एमकेएस। एम से क्या होता है? मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। ठीक है, तो ये 1960 में आया। जब सीजीएस में थोड़ी थोड़ी खामियां दिख रही थी तो एमकेएस पद्धति आई। ये इसी का संशोधित रूप है।
तीसरा आता है एफपीएस जो कि होता है फुट, पाउंड और सेकंड। तो इनके ही फुल फॉर्म में ही इनकी परिभाषा छिपी रहती है। तो एग्जाम्स के बेस पे आपको याद करने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप इनके नाम याद कर लीजिए और इसके बाद आप इन पे फॉर्मूलाज को फिट करना आ जाए आपको, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एफपीएस में आता है फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। सेकंड यहाँ पे भी देखिए टाइम का कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इन 3 यूनिट्स में जो सीजीएस पद्धति हमारी सबसे पहले आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा एफपीएस पद्धति जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, ठीक। और तीसरा हमारा जो एमकेएस आता है वो हमारा सेकंड्स के बेस में आता है। मतलब एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड जो होता है ये इन दोनों को कवर्ड करता है, ठीक है। दोनों का कवर अप होता है। ये 1960 में आया था प्रचलन में और इसी का संशोधित रूप ये है, ठीक है। तो अब इस समय क्या होता है, इस समय इसी पद्धति का एमकेएस का ही यूज हो रहा है क्योंकि एमकेएस पद्धति जो है वो इन सबसे इनके मामले में कहीं ज्यादा करीबी थी। तो जो नियर अबाउट होता है उसको सही मान लेते हैं। और अब लास्ट वाला जो बचता है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति बचती है, ठीक है। अब साहब अंतरराष्ट्रीय पद्धति है क्या, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, एसआई पद्धति थी। तो एस फॉर सिस्टम और आई से इंटरनेशनल, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि जो मूल मात्रक जो है वो सप्लीमेंट्री मात्रक में कन्वर्ट कैसे होता है, ये पूरा परिष्करण किसमें है, एसआई यूनिट में। क्योंकि एसआई इंटरनेशनल जो है, जो सिस्टम इंटरनेशनल है, वो लास्ट में प्रचलन में आया इसलिए आया क्योंकि इन सब पे ये जो तीनों है और फंडामेंटल यूनिट्स है इनका डेराइव लास्ट में निकले और इसके अंतर्गत ही सारी चीजों को कन्वर्जन करके एक नया फॉर्मूला मतलब पुट ऑफ करते हैं और वो काफी सटीक होता है, वो इनसे काफी सटीक होता है। इसलिए एसआई पद्धति को आजकल हम यूज करते हैं और बोलते हैं ये सबसे सटीक पद्धति है, ठीक है। तो अब एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक आते हैं, क्योंकि इनने एसआई पद्धति ने क्या करा, जितने भी ये सब सारे हमारे यूनिट्स मिले हैं इनको एक पार्टीशन में देके एक चार्ट बना दिया, ठीक है। उसमें 7 मात्रक डाल दिए और 2 पूरक मात्रक डाल दिए, मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डाल दिया। तो आइए देख लेते हैं कि वो क्या है सातों। तो उन सातों में सबसे पहला नंबर आता है लंबाई का। लंबाई मतलब लेंथ। तो लेंथ को, लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं शॉर्ट में और ये क्या होता है, इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। तो मीटर क्या है, अब लंबाई का मूल मात्रक मीटर कैसे होगा, मीटर किसको बोल सकते हैं, तो मीटर वो दूरी होती है जो कि पूरा जितना निवेश होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में अब हम देखते हैं ये चीज कि इसका जो बेस है वो बेस इसकी लंबाई की किस एक्सिस पर डिपेंड करता है। तो किसको बोल सकते हैं कि भाई ये 1 मीटर लंबा है, ठीक है। तो अगर 1 मीटर लंबा इसको बोल सकते हैं, किस चीज को बोलेंगे हम कि वो 1 मीटर लंबा है, तो मतलब प्रकाश वर्ष जो होता है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। तो 1/49 मतलब इसका जितना प्रकाश वर्ष के नियर अबाउट जितना होता है, मतलब 299799998.24 ये होता है इसका करीबी मात्रक। तो अब 1/29, तो 1/29 होता है इसका वो भाग जो होता है इतने में 1 आवर जो पूरा करता है वो क्या कहलाता है, 1 लंबाई मीटर कहलाता है। मतलब इतना सेकंड जब तय कर लेता है तो बोलते हैं कि हाँ 1 मीटर वस्तु ने या 1 मीटर उस चीज ने डम अप कर लिया, मतलब 1 मीटर कवर अप कर लिया। तो 1 मीटर का जो फॉर्मूला होगा, जो 1 मीटर का परिभाषा होगा वो क्या होगा, 1 मीटर वो दूरी है जिसे प्रकाश वर्ष में 1/29.97 क्या करता है, सेकंड में तय करता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष इतने सेकंड में जो दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है, सीधा सीधा बात हमें मीटर कहलाता है, ठीक है। तो अब ये हो गई मीटर की परिभाषा। इसके बाद अगला नंबर आता है, यहां पे मैं लिख देता हूं लाइन से। पहला होता है लंबाई, उसका मात्रक होता है मीटर, ठीक है। दूसरा नंबर आता है द्रव्यमान का, इसका होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम को केजी से हम शॉर्टकट में डिनोट करते हैं, लंबाई तो एल है। तो अब साहब बात यह आती है कि ये किलोग्राम है क्या, किलोग्राम किसको बोल सकते हैं, तो फ्रांस में एक सेवरिस नाम की जगह है, ठीक है।
तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। मतलब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक वहां पे संस्था है, IBWM। तो ये संस्था में वहां पे मतलब इसी संस्था में एक प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु है। प्लेटिनम और इरिडियम को मिला के एक मिश्र धातु बनी, उस मिश्र धातु का एक बेलन है, ठीक है। अब उस बेलन को मतलब उस बेलन का जितना द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम। मतलब इस बेलन का द्रव्यमान जो मापा गया था उसका वेट जो होता है उसी को 1 किलोग्राम बोलते हैं। इन शॉर्ट इसकी परिभाषा ये बन सकती है कि फ्रांस में एक जगह है सेवरिस, जहां पे इरिडियम की एक मिश्र धातु, इरिडियम और प्लेटिनम की, वो मिश्र धातु का जो एक बेलन बना हुआ है। तो IBWM के थ्रू मतलब IBWM के अनुसार अगर हम बात माने उनकी तो उस बेलन की जितनी मतलब वेट जितना उस बेलन का वो क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम कहलाता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं तीसरा टर्न आता है टाइम का, समय का होता है, मैंने पहले ही बताया था, सेकेंड। आप एस से सीधा सीधा डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टाइम का मतलब सेकंड होता है। अब इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, तो सीजियम 133 मतलब सीजियम 133 परमाणु, ठीक है, कि मूल अवस्था में मतलब दो निश्चित ऊर्जा स्तर हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे की पटरियां दो समानांतर होती हैं, तो ये दो निश्चित समानांतर मूल ऊर्जा स्तर जो होता है, ठीक है। अब उनके बीच जो ट्रांजिशन होता है, जो संक्रमण होता है उनके बीच, अब उसमें उत्पन्न विकिरण का यहाँ पे आवर्तकाल हो जाएगा कि नहीं। जब देखिए दो समानांतर होगी, इनके ऊपर एक मतलब ऐसा प्रकाश वर्ष, एक ऐसा चार्ज लगता है, मतलब अगर मान लीजिए दो डिफरेंट ऊर्जा स्तर है, ठीक है। अब इनका जो संक्रमण हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसमें विकिरण का 91922739, ठीक है। इतने आवर्तकाल का एक चक्कर जब लगा लेते हैं तो उसको बोलते हैं 1 सेकेंड, ठीक। अब आइंस्टीन ने मतलब आइंस्टीन का एक सिद्धांत है, आपने देखा होगा, सापेक्षता का सिद्धांत, मतलब थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो उसमें क्या कहलाता है, उसमें समय को क्या बोला गया है, जैसे 3 डायमेंशन होते हैं ना, 1 2 और 3, तो समय को उन्होंने बोला ये 4th डायमेंशन है। तो इसके मतलब अब इसमें एक तर्क देखिए 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। हर डायमेंशन का एक बेस होता है और हर बेस की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जब टाइम हो जाएगा आपका 4th डायमेंशन, टाइम 4th डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, मतलब एक जो व्यास होगा उसका एक अगर डायमेंशन टाइम हो जाएगा तो ये सबको कवर अप कर लेगा। इसका मतलब कि जब आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर उनकी बात हम मतलब माने यहाँ पे, तो टाइम जो होता है वो एक्चुअली में 4th में माप हो जाती है। 4th डायमेंशन टाइम को हम बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, इसमें एक और आता है टेम्परेचर, ताप, या फिर हम पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों देख रहे हैं पहले, क्योंकि टेम्परेचर के पहले हम इलेक्ट्रिक करंट अगर यूज कर लेते हैं, मतलब बता देते हैं, तो टेम्परेचर की ही हिस्ट्री इसमें आ जाएगी पहले ही, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब एम्पियर आप किसको बोलेंगे, तो अगर दो लंबे और पतले तारों को, मान लीजिए दो पतले लंबे तार हैं, ठीक है, और ये निर्वात में है, शर्त इनकी यही है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी, मान लीजिए ये जो लंबे पतले तार है वो 1 मीटर की दूरी, दोनों के एक समानांतर रखा गया और दोनों निर्वात में है। और अगर 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समानांतर, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। तो अब उनमें से ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित, अब इन दोनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम, मतलब समान मतलब एक बराबर इलेक्ट्रिक करंट दोनों में देंगे, जिससे तारों के बीच जो प्रति मीटर लंबाई जो है, जो प्रति मीटर लंबाई है वो 2 × 10⁷ न्यूटन, ठीक है। 2 × 10⁷ यूनिट का बल लगाने लगे इस पे, तो विद्युत धारा के उस परिमाण को, जो ये परिमाण इसमें जो इतना बल लगने पर जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो परिमाण मिलेगा, वो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया। कोई भी बिजली का दो तार है, दोनों निर्वात में एक दूसरे के समानांतर में, तो अगर हम इन्हें विद्युत धारा देंगे इनमें, तो क्या होगा कि दोनों तरफ, दोनों के बीच की मान लीजिए लंबाई बराबर है, तो दोनों में जब विद्युत धारा देंगे तो 2 × 10⁷ न्यूटन, मतलब इतने का बल जब उसमें बल लगने लगेगा, तो विद्युत धारा क्या होगी, 1 एम्पियर इसमें उत्पन्न हो जाएगी,
ठीक है, तो ये विद्युत धारा की परिभाषा होगी एम्पियर की। अगला नंबर आता है टेम्परेचर का, ताप का मात्रक होता है केल्विन। अब साहब केल्विन क्या होता है, तो इसका मात्रक जो ताप का मात्रक वो केल्विन होता है। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल का जो त्रिक बिंदु होता है, पानी का थर्ड पॉइंट, समझ रहे हैं इसका मतलब थर्ड पॉइंट, किसी भी द्रव का, पानी का या किसी भी द्रव का थर्ड पॉइंट जो मतलब तीसरी विमा जो होती है, इसका उष्मागतिकीय ताप, जब इसका उष्मागतिकीय ताप 1/273.16, इसको व्यवहार में मतलब इन बिहेव 1/273 लिख देते हैं। तो 1/273.13 का जो भाग होता है, इसका जो एक पार्ट हो, मतलब कोई भी वस्तु, चलिए छोड़िए, मान लीजिए कोई जल का त्रिक बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु का 1/273.16 भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 केल्विन। समझ में आया? जल का त्रिक बिंदु जो होता है, मतलब जल की जितनी भी विमाएं हैं उनमें जो त्रिक बिंदु लेते हैं हम, उसका 1/273.16 पार्ट जो होता है नोन एज क्या, केल्विन। मतलब जो थर्ड, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज equivalent to 1/273.16 part, and that known as क्या, 1 Kelvin. Okay, then 1/273.16 Kelvin is equal to क्या होता है, ताप, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को डिनोट कौन करता है, केल्विन, और केल्विन की परिभाषा क्या होती है, 1/273.16 पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, केल्विन। ठीक है, अगला नंबर आता है आपका ज्योति तीव्रता, 6th। इसका मात्रक होता है कैंडेला, या कैंडेला भी बोलते हैं इसको। तो अब इसका मात्रक कैंडेला हो जाता है ज्योति तीव्रता का, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इसकी इंग्लिश, तो इसको बोलते हैं कैंडेला। अब ये क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की, मतलब कोई भी वो डायरेक्शन हो सकती, मतलब सॉरी, जो डायरेक्शन होगी वो इसमें पहले से डिनोटेड होगी, मतलब कोई भी निश्चित दिशा होगी उसमें किसी प्रकाश स्रोत का, मतलब उसकी एक निश्चित दिशा में कोई भी प्रकाश स्रोत हो, उसकी जो ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला कब होती, एक शर्त है, जब वह उस स्रोत उस दिशा में 540, ठीक है, मान लीजिए जैसे किसी भी दिशा में उसका स्रोत है, तो उसी दिशा में उसका स्रोत कितना होना चाहिए, 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है, 10⁻⁻ हर्ट्ज एग्जैक्ट। इतना जब होगा तो इसका, मान लीजिए इसमें एक और शर्त होती है 1/618 वाट, मतलब 1/683 वाट जो होता है, 1/683 वाट। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कहने का मतलब ये है कि किसी निश्चित दिशा में किसी स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला कब होती है, वो तब होती है जबकि उस दिशा में 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज का 1/683 पार्ट, मतलब 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्डी प्रकाश उत्सर्जित होता है। एक वर्डी मतलब मोनोक्रोमिक, एक वर्डी मतलब जब मोनोक्रोमिक प्रकाश उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अब ज्योति तीव्रता नाम से स्पष्ट है कि मतलब जो ल्यूमिनस की इंटेंसिटी होगी, मतलब ल्यूमिनस की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इसका यूनिट क्या होगा, कैंडेला। तो कैंडेला कैसे हो जाएगा, कोई भी निश्चित दिशा होगी, जो दिशा दी हुई होगी, उसी दिशा में जितना हम प्रकाश स्रोत उसको दे रहे हैं उसका 1 बाई कह रहे हैं, उसका 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज और 1/683 वाट, ठीक, का एक वर्डी प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, एक कैंडेला कहलाता है। एक वर्डी होता है मोनोक्रोमिक, मतलब एक वर्डी मतलब जो कि एक रंग का प्रकाश होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। 7वां और लास्ट हमारा क्या है, पदार्थ की मात्रा। और इसका मात्रा क्या होता है, मोल। मोल आपकी केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर अलग से होगा। तो मोल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम कह सकते हैं मोल को कि जितना भी उसका पदार्थ की जो मात्रा होती है वो मोल के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा इज इक्वल टू 1 मोल। अब 1 मोल क्या होता है, पदार्थ की वो मात्रा होती है, एवोगाड्रो नंबर तो आपने सुना ही होगा 6.023। ठीक है,
तो एवोगैड्रो नंबर से ही ये मैच करता रहता है, 10⁻23। तो कोई भी एक मोल कब कहलाता है, जब पदार्थ की मात्रा होती है जिसमें उसके अवयवी तत्व, जो अवयवी तत्व मतलब परमाणु या अणु जो भी हो, तो इसकी संख्या 6.023 × 10⁻23 जब हो जाती है, तो इस संख्या को इस संख्या को एक्चुअली क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, मतलब एवोगैड्रो नियतांक। ठीक है, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट कब होगा, जब 6.023 × 10⁻23 पार्ट हो जाएगा इसका, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक मोल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमेशा होता है। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है। जो मोल होता है ये पदार्थ का जो परिमाण होगा, इसका पूरा परिमाण उसका मात्रक होगा, लेकिन इसके द्रव्यमान का मात्रक नहीं होता। समझिए इस चीज को। कहने का मतलब ये है कि जो मोल होता है, मतलब मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है। इसका जो परिमाण होगा वो क्या कहलाएगा, एक मोल। मतलब मोल जो है इसके परिमाण को क्लेरिफाई कर देगा, लेकिन इसका द्रव्यमान ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब कैसे नहीं बता पाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जब पहले से ही मूल मात्रक है, मतलब द्रव्यमान का मात्रक तो मीटर होता है, तो मोल कैसे बताएगा। मोल क्या बताता है, पदार्थ का द्रव्यमान कभी नहीं बताता, इसका मैग्नीट्यूड बताता है, इसका परिमाण बताता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है जो ध्यान रखने योग्य है इसमें, वो यही है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इसको तो ये मेजर कर जाएगा, पर जो इसका मास है वो कौन मेजर करेगा, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि मास पहले से ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट से। तो अभी अब आप देखिए, इसमें याद रखने योग्य ये भी है कि जो एवोगैड्रो नंबर है ठीक उसके बराबर मोल होता है। एवोगैड्रो नंबर को ही एक मोल बोलते हैं। अब इसमें आपको दो क्वेश्चन तैयार हो गए। एवोगैड्रो नंबर भी आपका याद हो गया, ठीक है। इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, ये नियतांक है, ये बदलेगा नहीं, कांस्टेंट है। और ये जो है मोल जो है, ये भी इसके एक मोल के बराबर होता है। तो एक चीज से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब बात करते हैं दो और यूनिट्स की। दो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं, मतलब पूरक मात्रक कहलाते हैं। वो मात्रक नहीं होते, वो पूरक मात्रक होते हैं। एक आपका होता है पहला रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अब रेडियन क्या होता है साहब, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का जो चाप होता है। ये वृत्त हो गया, इसकी ये त्रिज्या हो गई, ये इसकी लंबाई का ये चाप हो गया, आर्क। ठीक है, तो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का जो चाप होगा, अब उसके द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वो रेडियन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी त्रिभुज है, इसकी कोई त्रिज्या है, यहां से एक चाप लेते हैं, ये चाप जो इस पे बनाएगा एक एंगल, ये एंगल क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंगल रेडियन कहलाएगा, एक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो कोण का ही ये जो यूनिट होता है, ये कोण का ही यूनिट होता है। तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन, मतलब कोण का मात्रक रेडियन होता है। और स्टेरेडियन किसका होता है, घन कोण का मात्रक होता है। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बहुत इजी है। तो अब आप देखिए कि कोई भी वृत्त है, इसका कोई भी पॉइंट है जहां से कि एक त्रिज्या तो कहीं से भी ले सकते हैं आप। व्यास तो है नहीं कि आधा लेंगे, और व्यास का भी आधा त्रिज्या होता है, तो कहीं से भी एक त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या पे उसकी बराबर लंबाई का एक चाप ले लेते हैं, और वो चाप जितना एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो एक कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, कोई भी वृत्त जिसकी एक मतलब वृत्त के किसी भी लंबाई क्षेत्र से किसी भी बिंदु से एक त्रिज्या बनाते हैं, त्रिज्या पे एक लंबाई का चाप लेते हैं, और वो चाप जितने एंगल का त्रिज्या बिंदु से जितने एंगल का कोण बनाएगा वो क्या कहलाता है, एक रेडियन। ठीक, तो अब एक रेडियन मतलब क्या होगा, इस मात्रक, इसका प्रयोग कहां करेंगे। बात उठती है कि जब इतने सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो यूज इसका क्या होगा, यूज होगा समतल पर बने कोण पे। आपने देखा होगा, कभी सुना होगा आपने कि समतल पे कोण नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि एक्सिस नहीं मिलता उनका। अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि आप कोई भी एंगल ले लीजिए 90 डिग्री पे, वहां से आप एंगल बना के बोलिए साहब ये तो हो गया, तो ऐसे नहीं। मैं बोल रहा हूं समतल, जहां पे कोई तल ना हो, मतलब एक सीधी रेखा जो होती है। अब आप बोलेंगे सीधी रेखा साहब ये भी तो कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें कोई रूल ना हो, मतलब आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी समतल हो, किसी भी मतलब बिना तल का कोई भी समतल हो, आप वहां पे क्या करेंगे, जो भी कोण बनाएंगे उन कोणों को मापेगा कौन मेजर करेगा ये कितने डिग्री का कोण है। उसको मापने के लिए हमने क्या बनाया, रेडियन, स्टेरेडियन, दो मात्रक बने। ये दोनों जो संपूरक मात्रक हैं, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनका यूज इसीलिए है क्योंकि हम उसको मेजर कर पाए जो यूनिट्स को हम मेजर पहले नहीं कर पाते थे।
जैसे अगर समतल पे कोई कोण बना है तो कितने डिग्री का कोण है ये मेजर करने के लिए हमको रेडियन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगला देख लीजिए स्टेरेडियन क्या होता है। अब स्टेरेडियन होता है किसी गोले की सतह पर, कोई भी गोला है इसकी सतह पर, ठीक है, मान लीजिए एक्सिस जो हो गया, ठीक। अब उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा बल है, इस गोले की जो त्रिज्या होगी इसके बराबर जो भुजा होगी, ठीक है। अब उसका वर्गाकार क्षेत्रफल, पूरा इसका वर्गाकार क्षेत्रफल, मतलब कोई भी गोला है जिसके समतल से एक वहां पे एक त्रिज्या बनाते हैं गोले पे, और उसका पूरा क्षेत्रफल जो होता है, पूरा वर्गाकार क्षेत्रफल जो होता है, गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण, मतलब गोले के केंद्र पे जो कोण बनाएगा वो एक स्टेरेडियन कहलाएगा। अगर इसका पूरा एरिया ले लेते हैं, पूरा क्षेत्रफल, तो हर तरफ से चाप चढ़ा के गोले के केंद्र पर एक कोण जो बनाएगा वो हर तरफ से बराबर हो जाएगा, जिसको क्या बनेंगे स्टेरेडियन, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज होता है साहब, ये ठोस कोणों में यूज होता है, मतलब सॉलिड एंगल्स को मापा जाता है। एंगल्स को, समतल एंगल्स को कौन मापता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल्स को कौन मापता है, स्टेरेडियन। थोड़ा क्लियर लिख देता हूं। समतल कोण को रेडियन, और जो ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल, इसको मापता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया कि कितने हमारे एंगल्स हैं और कितने हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं। अगला आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। अगला आता है समय, जिसको सेकंड, एस से डिनोट करते हैं। इसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। ताप आता है टेम्परेचर, इसको केल्विन। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला, सीए। पदार्थ की मात्रा, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होती है, इसका मोल होता है, MOLE। मोल जो है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, जो एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है उसके बराबर होता है मोल। दो और हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, समतल कोण जिसको मापता है वो होता है रेडियन, और ठोस कोण सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। तो यहाँ पे हमने ये चार्ट भी बना दिया और हमने इस माध्यम से इसको पढ़ लिया कि यूनिट्स कितने हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, और उनसे जो डिराइव्ड यूनिट्स बने हैं उसको हमने पढ़ा। पद्धतियों को पढ़ा हमने कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ठीक है। और पद्धतियों के बाद, सिस्टम्स के बाद हमने पढ़ा कि एसआई यूनिट्स को जो कन्वर्जन किया गया, जो डिवाइड किया गया, वो किस पार्ट में और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो गाइस आज की वीडियो को इतना पे रोक देते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पिछले वीडियोस में आपने कमेंट्स में ये नहीं बताया कि साहब इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या उठते हैं, क्योंकि जो चैप्टर्स पहला वाला हमने पढ़ाया था उसमें आपने देखा होगा पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें पहला क्वेश्चन ये उठता है कि साइंस जो है, साइंस की जरूरत पड़ी क्यों। और आज के पार्ट में क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों एसआई यूनिट्स का अलग से डेरिवेट किया गया, मतलब एसआई यूनिट का क्यों इतना पार्ट बनाया गया, जबकि हम चाहते तो फंडामेंटल यूनिट्स में ही पार्ट्स को काट के हम बना सकते थे। तो हमने क्यों वेट किया, हमने क्यों पद्धतियों को लाया, मतलब किस बात के लिए पद्धतियों को लाया गया और कैसे उनका कन्वर्जन हुआ, मतलब किस बेस पे उनको बांटा गया कि सर एसआई यूनिट्स में इन सातों को दे दिया गया। इसके बाद हमें दो घन कोणों की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप क्वेश्चंस करते रहिए, क्वेश्चंस में ही सारे आंसर छिपे रहते हैं, देखिए। और जो ये चैप्टर है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 बार 4 बार बुक्स को पढ़ डालेंगे पर आपको ये 2 क्वेश्चंस के आंसर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप पार्ट को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए उसको, और इसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो खुद से करने की कोशिश करिए, या फिर पूरे पार्ट को पढ़ के देख के उसकी कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, और उनको सबमिट करने से पहले आप जरा एक बार देख लीजिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं उठ रहा। अगर उठ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, खत्म करते हैं इस पार्ट को, और अभी एक छोटे से पार्ट में इस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया जाएगा, थोड़ा बहुत और बचा होगा इसमें। तो रहने देते हैं आज की वीडियो को, और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आप मतलब अपने घरों में सेफ हो और कोविड के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो। तो कोविड के रूल्स को फॉलो करते रहिए एंड कीप लर्निंग।